हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11th का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रिया टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर भूस्खलन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था? भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले हमने देखा भूस्खलन क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? भूस्खलन क्या होता है। यदि भूस्खलन के बारे में हमने पढ़ा था कि भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण, भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का नीचे की तरफ प्रवाह होना या गुरुत्वाकर्षण की ढाल की तरफ नीचे की तरफ आना क्या कहलाता है? भूस्खलन। और भारत में सबसे ज्यादा जो भूस्खलन होता है वो हिमालय क्षेत्र में होता है। कौन सा होता है? हिमालय क्षेत्र में। क्यों होता है उसका भी कारण बताया था कि हिमालय जो क्षेत्र है वो विवर्तनिक क्रियाओं से सक्रिय है। कौन सी क्रियाओं से सक्रिय है? विवर्तनिक क्रियाओं से ज्यादा सक्रिय है। इस कारण से यह भूस्खलन की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि दक्षिणी भारत के जो पर्वतीय राज्य है जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, इनके अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ये विवर्तनिक क्रिया अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं और चट्टानें भी क्या पाई जाती हैं? कठोर पाई जाती हैं। इसलिए भूस्खलन की स्थिति थोड़ी सी कम पाई जाती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो भूस्खलन है वो उत्तराखंड में होता है। कहां पर होता है? उत्तराखंड में। तो याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा भूस्खलन कहां होता है? उत्तराखंड राज्य के अंदर। और क्षेत्र पूछते हैं तो हिमालय क्षेत्र के अंदर, और भूस्खलन की परिभाषा पूछते हैं तो ये लिखी हुई है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन प्रक्रिया क्या है? निक्षेपण प्रक्रिया क्या है? अपरदन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? इन सब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अपरदन से पहले एक क्रिया होती है, उसका नाम है अपक्षय। क्या है? अपक्षय। अपरदन से पहले कौन सी क्रिया होती है? अपक्षय। तो अपक्षय होगा तो अपरदन होगा, और अपक्षय नहीं होगा तो अपरदन भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपरदन होगा तो अपक्षय होगा, लेकिन ये जरूरी है कि अपक्षय होगा तो अपरदन होगा। तो अपक्षय के बारे में पहले देखते हैं क्या होता है कि भौतिक तथा मानवीय या मानव कारकों के कारण चट्टानों का अपने मूल स्थान से ही टूटकर बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। वापस सुन लेना बच्चों, भौतिक तथा मानवीय कारकों के कारण चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय के लिए भौतिक कारक आपने पढ़े भी हैं और मानवीय कारक कौन से वो भी आपने पढ़े हैं। जैसे भौतिक कारक में आपने क्या देखा था कि जैसे भारवाहिनीकरण, ताप में परिवर्तन, लवण अपक्षय, ये सब आपने, या और बहुत सारे ऐसे अपक्षय थे जिनके बारे में पढ़ा था। और अपक्षय के जो कारण थे वो मुख्य रूप से आपने 3 कारण पढ़े थे। कितने कारण पढ़े थे बच्चों? 3। पहला कारण पढ़ा था रासायनिक, जिसे हम रासायनिक अपक्षय के नाम से जानते हैं। और रासायनिक अपक्षय के अंदर आपने कार्बोनेशन, गोल या विलयन, जल योजन, कार्बन का ऑक्सीकरण या निम्नीकरण, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर भौतिक अपक्षय के अंदर आपने भारवाहिनीकरण, तापक्रम में परिवर्तन, लवण अपक्षय, इन सब के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया। उसके बाद आपने जैविक अपक्षय पढ़ा, जो जीवों के कारण केंचुए हैं, दीमक हैं, चूहे हैं, जो जमीन के अंदर प्रवेदन खो देते हैं और उसके कारण ये हो जाता है। तो आपने वो जैविक अपक्षय के बारे में पढ़ा। तो अपक्षय के आपने 3 कारण पढ़े। और अब आप
अपक्ष के बाद में कौन सा बिंदु देखेंगे? अपर्दन। क्या देखेंगे? अपर्दन। अब अपर्दन क्या है? अपर्दन क्या है? देखो, अपर्दन का सीधा सा अर्थ है कटाव। क्या अर्थ होता है? कटाव। जब भौतिक क्रियाओं के द्वारा और मानवीय क्रियाओं के कारण जब मिट्टी और चट्टानों का जब कटाव होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? अपर्दन। याद रखना, भौतिक कारकों व मानवीय क्रियाओं के कारण भौतिक कारकों व मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों व मिट्टी का कटाव होना क्या कहलाता है बच्चों? अपर्दन। भौतिक कारकों व मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों या मृदा का कटाव होना अपर्दन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर्दन। आपने देखा, वायु अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है, वो क्या हुआ? अपर्दन हुआ। जल अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है, वो क्या हुआ? अपर्दन हुआ। तो इन कारकों के कारण जब मिट्टी का या सेल का कटाव होता है बच्चों, वही अपर्दन कहलाता है। फिर है निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण। तो निक्षेपण में बहुत ही सिंपल है, अपर्दन से प्राप्त अवसादों का जमाव या निक्षेपित हो जाना। अपर्दन से प्राप्त जो अवसाद है, उनका जो जमाव होता है, वो क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। और जब निक्षेपण होता है, उससे मैदानों का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के और जो गर्त होते हैं वो भर जाते हैं और औषधि सेल का भी निर्माण अपन के निक्षेपण के कारण ही होता है। अब हम लेते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे के अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। देखो, अपर्दन के अंदर सेलों के जो मलबे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो रहे हैं, उनके परिवहन को भी इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। देखो, अपर्दन में क्या होता है कि जो कारक होते हैं वो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? परिवहन मतलब लेकर चले जाते हैं, उसको भी हम इसमें क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। परिवहन। यदि परिवहन क्या है या अपर्दन परिवहन क्या है, यदि ऐसे पूछ लिया जाए तो सीधे से याद रखना बच्चों, वे कारक जो अवशिष्ट पदार्थ या अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वे कारक जो अवशिष्ट पदार्थ या उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वो परिवहन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जल है तो इन परिवहन करने वाला क्या एक कारक है, जल को है, वो इन अवसादों को परिवहन करने वाला क्या एक कारक है। हिमानी है तो इन अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने का क्या है? कारक है। क्या है? कारक है। अगला, पिंडाकार सेलों में अपक्ष और अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। देखो, पिंडाकार अपक्ष में क्या होता है, जो सेल होती हैं वो अपक्ष प्रक्रिया के कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? टूटकर बढ़ जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहला पॉइंट तो अपर्दन के भू आकृतिक कारकों जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, नदी, वायु, लहरें और धाराएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते। देखो, अपक्ष प्रक्रिया के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, लेकिन अपर्दन के जो भू आकृतिक कारक है, अपर्दन के लिए उत्तरदायी जो कारक है कौन कौन से? जल है, भौम जल है, हिमानी है, नदी, हिमानी नदी है, वायु है, लहरें हैं और धाराएं, वो क्या करती हैं? पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पदार्थ को क्या करती हैं? ले जाती हैं, जो इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करता है। और ये जो कारक है, भौम जल है, हिमानी नदियां हैं, लहरें हैं, उनके जो गत्यात्मक
स्वरूप, मतलब किस रूप में ले जाते हैं, नदी के रूप में ले जाते हैं या वायु के रूप में ले जाते हैं, किस रूप में ले जाते हैं, उसी रूप के अंदर उसको जाना जाता है। यदि जल के रूप में होता था तो जल परिवहन में आ जाता है, और हिमानी के हिमानी परिवहन में आ जाता है, या हिमानी अपर्दन हो जाता है। वायु है तो वायु अपर्दन हो जाता है, लहर है तो लहर अपर्दन में हो जाता है। जिस रूप में वो पदार्थ एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएंगे और उसी के नाम पर वो अपर्दन बन जाएगा। तो याद रखना, यदि जल के साथ हुआ तो जल अपर्दन, यदि भौम जल के साथ हुआ तो भौम जल अपर्दन, हिमानी नदी के साथ हुआ तो हिमानी नदी अपर्दन, और वायु के साथ हुआ तो वायु अपर्दन, लहर के साथ हुआ तो लहर अपर्दन, और धारा के साथ हुआ तो धारा अपर्दन के नाम से जाने जाएंगे। मतलब जिस रूप में लेकर जाएंगे उसी रूप में उसका नामकरण हो जाएगा। अब हम लेते हैं बच्चों एक शब्द आया भौमजल। कौन सा शब्द है? भौमजल। कि भौमजल क्या होता है? देखो, भौम यानी भूमि और जल यानी पानी। तो भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? भौमजल। याद रखना, भौमजल। तो सीधी सी परिभाषा है, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भौमजल कहते हैं। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को हम किस नाम से जानते हैं? भौमजल। जो हम कुओं, नलकूपों, ट्यूबवेल आदि के माध्यम से, बावड़ी, इन आदि के माध्यम से जमीन से बाहर निकालते हैं। तो याद रखना, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भौमजल कहते हैं, जिसे हम कुएं, नलकूपों और ट्यूबवेल के माध्यम से इसको बाहर निकालते हैं। और लहरें और धाराएं होती हैं, वो भी अपर्दन करती हैं। अगला बिंदु, भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अवकर्षण भी अपर्दन का प्राय योगदान देता है। जब नदियां हैं, हिमानी नदियां हैं, वायु है या और कोई कारक है, जब अपर्दन करते हैं तो अपर्दन करने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का साथ क्या करते हैं? अपघर्षण करते हैं। और अपघर्षण की जो प्रक्रिया है वो भी अपर्दन में क्या देती है? योगदान देती है। क्या देती है? योगदान देती है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में वापस समझा, जैसे ये नदी के अंदर ये पदार्थ जा रहा है, मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर ये नदी है मान लो, और इसको ये पदार्थ जा रहा है, तो ये पदार्थ जाएगा तो इसके आसपास के जो दीवार है उनको ऊपर क्या करेगा? घर्षण करेगा। तो वो घर्षण की जो प्रक्रिया होगी वो भी हम किस में प्राय माने जाएगा? अपर्दन के अंतर्गत ही लिया जाएगा। इसे अपर्दन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अपघर्षण की प्रक्रिया भी अपर्दन के अंतर्गत आती है। अगला बिंदु, अपर्दन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण हो जाता है। अपर्दन के कारण उच्चावच जो भूमि है वो कट कर क्या हो जाती है? निम्नीकरण, मतलब समतल मैदान में प्राय हो जाती है। अब एक शब्द आया उच्चावच। उच्चावच, देखो इस शब्द को आप देखोगे, उच्चावच थोड़ा सा आपको साइलेंट मोड देखोगे तो इससे ऊंचा और नीचा शब्द का दिमाग में उठता है। तो याद रखना, उच्चावच का मतलब होता है उबड़ खाबड़ भूमि। उबड़ खाबड़ भूमि को हम क्या कहते हैं? उच्चावच। या किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ भूमि को उच्चावच क्षेत्र कहा जाता है। तो उच्चावच क्षेत्र है वो अपर्दन के कालांतर में कटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो उच्चावच क्षेत्र है किसमें परिवर्तन हो जाता है? निम्नीकरण क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता। मतलब इनका कटाव होते होते वो पूरा का पूरा क्षेत्र समतल मैदान में प्राय हो जाता है। अर्थात भूदशीय विघर्षित होते हैं, और जबकि भूदशीय क्या होता है? विघर्षित। विघर्षित मतलब जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं या और कोई भी प्रकार के पठारी क्षेत्र हैं, वो बिना घर्षण या अपर्दन वाले हो तब तक वो दिखाई देते, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। इसका तात्पर्य यह है कि अपक्ष से अपर्दन में सहायक होता है। याद रखना, अपक्ष से होता है और अपर्दन में क्या होता है? सहायक होता है। यदि आपसे सवाल पूछ ले अपर्दन अपक्ष में सहायक होता है या नहीं होता है, तो ये होता है। क्या है? होता है। लेकिन अपक्ष से अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। लेकिन अपक्ष है वो वर्षरण कर सकता है, लेकिन अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। याद रखना, अपक्ष से अपर्दन के लिए सहायक होता है, लेकिन अपर्दन अपक्ष के लिए सहायक नहीं होता है। याद रखना, अपक्ष से अपर्दन के लिए सहायक या अनिवार्य दशा नहीं होती। ये बात आपको याद
रखना है। अपक्ष है वर्त शरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। अपक्ष से क्या है? वर्त शरण। वर्त शरण मतलब वर्त संचलन, जिसमें हम तीव्र संचलन के बारे में पढ़े, मंद संचलन के बारे में पढ़े और भूस्खलन के बारे में पढ़े। तो ये सब किसके भाग है? अपक्ष की ही भाग है। लेकिन अपर्दन किसका कारण प्रक्रिया अपनाता है? निम्नीकरण। अपर्दन के दौरान जो ऊंचे ऊंचे जो उच्चावच वाला जो भाग है वो अपर्दित होकर किसमें परिवर्तन हो जाता है? निम्नलिखित भूमि में, मतलब समतल मैदान तक प्रवृत्त या समतल मैदान का रूप धारण कर लेता है। वर्त संचलन में सेल मलबा चाहे वो सूक्ष्म हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर होते हैं। देखो, वर्त संचलन में चाहे वो आर्द्र मलबा हो चाहे सूक्ष्म मलबा हो, वो गुरुत्वाकर्षण बल के सारे ऑटोमेटिक नीचे की तरफ क्या हो जाता है? प्रवाहित हो जाते हैं। क्या होता है? ऑटोमेटिक नीचे की तरफ क्या होता है? प्रवाहित। परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धारा या वायु निलंबित कर मलबे नहीं ढोते। जबकि ये जो कारक है, जो हिमानी है, लहरें है, वायु है, ये निलंबित करण वाले जो मलबा होता है उसको नहीं ढोते हैं, ये अपर्दन नहीं कर सकते। तो याद रखना कि वर्त संचलन के अंदर चाहे मलबा सूक्ष्म हो या नम हो, वो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ ऑटोमेटिक आधार तल पर आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे हिमानी है, लहरें हैं, धाराएं, वायु है, ये निलंबित जो मलबे होते हैं जो अपने वर्त संचलन में पड़े उनको नहीं ढोते हैं, बल्कि ये जो जल है वो अपने अंदर थोड़े से उन अवसादों को लेकर बहकर अपर्दित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अगला अपर्दन ही है जो धरातल पर होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो, और अपर्दन के कारण ही धरातल पर अनेक प्रकार के स्वरूपों के अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो स्थान कालांतर में किसी गड्ढे का रूप होता है वो भरकर क्या हो जाता है? एक समतल मैदान। तो इसका कारण क्या है? अपर्दन। अपर्दन के मतलब अपर्दन हुआ तो उसके आगे क्या हुआ? निक्षेपण हुआ। क्या हुआ? निक्षेपण हुआ। या फिर कोई भूभाग है जो उबड़ खाबड़ है, वो कट कट के किसमें रूप में परिवर्तन हो गया? समतल मैदान में। तो उसका भी कारण क्या है? अपर्दन है। तो याद रखना, अपक्ष है तो अपर्दन होगा, अपर्दन होगा तो अपक्ष नहीं होगा। फिर बाद में अपर्दन है तो निक्षेपण होगा, और निक्षेपण है तो अपर्दन होगा। उल्टा, एक निक्षेपण और अपर्दन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अपक्ष है और अपर्दन आपस में एक दूसरे से अलग प्रवृत्ति रखते हैं। अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। अपर्दन एवं परिवहन में जो अनाच्छादन प्रक्रिया होती है वो किस क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? गतिज ऊर्जा। किस ऊर्जा से द्वारा? गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। यदि आप पूछे ऊर्जा क्या है? एनर्जी, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मात्रक जूल। मात्रक कौन सा है? जूल। याद रखना, मात्रक होता है जूल, और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है अनाच्छादन प्रक्रिया। अनाच्छादन का मतलब होता है कि परतों के रूप में मिट्टी अपर्दन का होना अनाच्छादन कहलाता है। परतों के रूप में मिट्टी का अपर्दन होना क्या कहलाता है? अनाच्छादन। तो अनाच्छादन की परिभाषा आपको मालूम तो चल गई होगी कि क्या है। तो याद रखना, अनाच्छादन, तो याद रखना परतों के रूप में अपर्दन होना। यदि किसी क्षेत्र में परतों के रूप में अपर्दन होता है तो वो अनाच्छादन के अंतर्गत आता है। वापस सुन लेना, किसी क्षेत्र में परतों के रूप में अपर्दन होना अनाच्छादन कहलाता है। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। देखो, धरातल पदार्थों का जो अपर्दन है वो परिवहन वो वायु के द्वारा, प्रवाहशील जल के द्वारा, और लहरों के द्वारा, और धाराओं के द्वारा, और भूमिगत जल के द्वारा होता है। धरातल के ऊपर जो भी पदार्थ है उसका अपर्दन और परिवहन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हुए? वायु, जल, हिमानी लहरें, धाराएं और भूमिगत जल। तो ये सारे जो कारक होते हैं धरातल पर स्थित सभी प्रकार के पदार्थों का
क्या करता है, अपर्दन और परिवहन। अपर्दन के 3 कारक जलवायु कारक पर दशाएं नियंत्रित होती है, और अपर्दन के जो 3 कारक हैं वो जलवायु दशाओं पर निर्भर करता है। तो अब एक बात शब्द आया है जलवायु। तो जलवायु क्या है? तो जलवायु की सीधी सी परिभाषा है बच्चों, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? जलवायु कहलाता है। और जलवायु के 3 तत्व हैं जो जलवायु से निर्भर होते हैं। जैसे अपन का पहला जल प्रवाह, जो अपर्दन होता है वो, हिमानी वो, और जो हमारे भूमिगत जल प्रवाह की जो प्रवृत्ति ये जलवायु पर निर्भर नहीं होती, लेकिन जो लहरें और धाराएं हैं वो जलवायु पर जरूर निर्भर होती है। तो आपने बच्चों अपर्दन और निक्षेपण के कुछ बिंदु देखे, और हम नेक्स्ट बिंदु की बात अब करते हैं। यह कारक पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे गैसीय, जैसे हवा, तरल प्रवाहशील जल और ठोस हिमानी का प्रतिनिधित्व करती है। देखो अपर्दन करने वाले जो कारक होते हैं, जो 3 कारक होते हैं जो जलवायु पर निर्भर होते हैं, उन 3 कारकों में से अलग अलग अवस्थाओं के रूप में वो पाए जाते हैं। आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में पदार्थ की 3 अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ी। तो फर्स्ट अवस्था क्या थी? ठोस। सेकंड क्या थी? द्रव्य। और थर्ड क्या थी? गैसीय। ये 3 अवस्था हैं जो अलग अलग रूप में पाई गई। ठोस रूप में यदि अपर्दन के कारक को देखा गया तो वो है हिमानी, जो किस रूप में होती है? बर्फ के रूप। और आपको पता ही है बर्फ का जो घनत्व है वो जल और वायु के तत्वों से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और इसके कारण बर्फ फैलता भी क्या है? ज्यादा है। और उनके अणु के बीच में जो आकर्षण शक्ति होती है वो इन दोनों तत्वों से क्या होती? अधिक होती है। द्रव्य अवस्था के अनुसार देखा जाए तो वो है जल है। कौन सा है? जल। और गैसीय अवस्था के अनुसार देखा जाए तो वो है वायु। तो ये 3 जो तत्व हैं जो जलवायु से निर्भर है वो अलग अलग 3 अवस्थाओं पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं। अपर्दन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग। अपर्दन का अर्थ क्या है? गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग, जो भू सतह के साथ संतुलित कारकों से संबंधित होता है। और गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संतुलित कारक, मतलब भू सतह से साथ संतुलित कारक के अंदर क्या आता है? जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं और भूमिगत जल। भूमिगत जल ये सब के सब किसके आते हैं? भू सतह के संतुलित कारक से संबंधित होता है। तो याद रखना अपर्दन का गतिज ऊर्जा के अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं और भूमिगत जल से संबंधित होता है। ऐसे भी परिभाषा हो सकती है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कनेक्टिंग एनर्जी बाय 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। वापस याद रखना है ना बच्चों, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कनेक्टिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। याद रखना, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? अपन गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। यदि आपको मास 200 दिया हुआ है और वेलोसिटी 400 दी है, और आपको यदि कह दे कि आपको कनेक्टिंग एनर्जी निकालनी है, तो आपको कनेक्टिंग एनर्जी निकालने के लिए 1/2 मास कितना है? 200 × 400 का स्क्वायर।
ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी में बनता 1/2 इज इक्वल टू 400 स्क्वायर, 400 इंटू 400, या फिर अपन 40 मान लेते इसको, 400 की सम क्या मान लो, 40 मान लो, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, तो 416 इंटू 200, 200 इंटू 1600, ठीक है। तो अब इसको यदि अपन देखते हैं तो कैसा होता है, ये काट दो तो हो जाएंगे 100, तो 100 इंटू 2 1600, तो अपन के अंदर इसी तरह लिखना है इंटू 100 कर देते हैं, तो 4 जीरो हो गए और 1600 मतलब 1,60,000 के करीबन हमारी कनेक्टिंग एनर्जी बन जाती है। कितनी, 1,60,000 के करीबन कनेक्टिंग एनर्जी बन जाती है। और इसका विस्तार से अच्छी तरह से यदि सूत्र के बारे में जाननी है तो फिजिक्स 10th क्लास के बुक्स के अंदर देखो, उसके अंदर इसके बारे में विस्तार के साथ आपको कनेक्टिंग एनर्जी के बारे में बताया हुआ है। विशालकाय हिमानी वर्त बहुत ही मंद गति से संचित होते, और आपको पता ही है हिमानी जो बर्फ होते हैं उनका जो प्रवाह का जो संचलन है बहुत ही क्या होता है, धीमा होता। आपने पढ़ा भी है पीछे कि इनका जो प्रवाह इतना धीमा होता है जिसका आवाज भी आसानी से नहीं किया जा सकता कि ये प्रवाह हो रहा है, तो इसलिए इनका प्रवाह बहुत ही धीमी गति से होता है, परंतु अपरदन की दृष्टि से ये बहुत ही प्रभावशाली होता है। इनका प्रवाह तो बहुत धीमा होता है, लेकिन अपरदन की दृष्टि से देखें या अपरदन प्रक्रिया की सोच के आधार पर देखें तो ये बहुत ही प्रभावशाली देखने को मिलती है। तो याद रखना, हिमानी अपरदन है बहुत ही मंद गति से होता है, जिसका आभास करना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपरदन की दृष्टि से बहुत ही क्या होता है, प्रभावशाली होते हैं। और दूसरी ओर हवा जो दूसरी, यहां पर लिखा जाएगा दूसरी ओर हवा जो कि गैसीय रूप में होती है। और देखो प्रभावशाली रूप में जो बर्फ है वो ठोस अवस्था में होता है, जबकि हवा होती है वो किस रूप में होती है, गैसीय रूप में होती है, जो मुख्य रूप से क्या होती है, कम प्रभावशाली होती है। तो आपने देखा बर्फ का हम आभास भी नहीं कर सकते, प्रवाह होता है, लेकिन अपरदन के लिए क्या होता है बच्चों, प्रभावशाली होती है। लेकिन हवा होती है गैसीय रूप में, लेकिन अपरदन के लिए प्रभावी कम होती है, इसका प्रभाव बर्फ की तुलना या हिमानी नदी की तुलना में कम होता है। अगला बिंदु, अपरदन के दो अन्य कारक गहरे और धाराएं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। और अपरदन के जो अन्य कारक हैं, जो लहरें हैं, धाराएं हैं और भूमिगत जल, इनका जो संबंध है वो जलवायु से नहीं होता है। तो याद रखना, हवा, जल और हिमानी नदियां, हवा, जल, हिमानी नदियां ये जलवायु से संबंधित कारक होते हैं जो अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि लहरें, धाराएं और भूमिगत जल ये जलवायु से संबंध नहीं रखते हैं और फिर भी अपरदन में क्या देता है, योगदान देते हैं। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर अपरदन और निक्षेपण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन किया। अभी तक हमने जो भी बिंदु पढ़े हैं वो सब के सब किस टॉपिक से संबंधित है, अपरदन के। किससे संबंधित है, अपरदन, जिसमें हमने देखा अपरदन क्या होता है, अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं, अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से जलवायु से संबंध रखते हैं, कौन से जलवायु से नहीं रखते हैं, अपरदन के कारण स्थलाकृति पर क्या प्रभाव आता है, और किस तरह स्थलाकृति जो पहले उच्चावच रूप में होती थी वो निम्नीकरण के मैदान में परिवर्तन हो जाती है। उन सभी बिंदु के बारे में जो अपरदन से संबंधित है उसका हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इस निक्षेपण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, निक्षेपण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में पढ़ेंगे। निक्षेपण होता क्या है, निक्षेपण के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी कारक कौन से होते हैं, इसके अलावा मृदा निर्माण प्रक्रिया या उनके विभिन्न प्रकार की परिच्छेदिकाएं और उसके अंदर पाए जाने वाले जो तत्व हैं, या फिर मृदा निर्माण के लिए किस प्रकार अपरदन और अपक्षय प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जैविक अपक्षय किस प्रकार उत्तरदायी होता है, उन सब का हम विश्लेषण के साथ हम अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।